हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। हमने नई सीरीज स्टार्ट की है। आज पार्ट 1 की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस किस कैसे कैसे क्लासिफाइड किया जा सकता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। व्हेन एवर एनी कम्युनिटी और एनी सोसाइटी डिसाइड टू ऑर्गेनाइज इटसेल्फ पॉलिटिकली एंड इट इज़ फेस्ड विद अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जब कोई सोसाइटी डिसाइड करती है कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करेगी, है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को फेस करती है। कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं कि कौन सा सिस्टम है जो, है ना, कौन से सिस्टम की गवर्नमेंट होगी, वेदर इट वुड बी अ फ्री और लिमिटेड सोसाइटी, व्हाट वुड बी अ principal organs or institution, what would be the functions and powers of the organs। जो organs है उनकी पावर कौन सी होगी, कौन से institutions होंगे, और ये लिमिटेड होगी या फ्री होगी, है ना, तो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाएगा, कौन से ऑर्गन्स को बनाया जाएगा। वुड द सोसाइटी सिक्योर टू इट्स मेंबर बेसिक फंडामेंटल राइट, कि अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑर्गन्स बनाए जाएंगे, क्या वो फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर रखेंगे या नहीं रखेंगे। इन व्हाट फॉर्म एंड शेप दिस राइट्स बी सिक्योर्ड, कैसे इन राइट्स को सिक्योर किया जाएगा, क्या काम करके किया जाएगा। हाउ मच स्टेबिलिटी इट वुड प्रोवाइड, कि कितना ज़्यादा स्थायी रूप से यह सही साबित होंगे। Many more questions asked to be answered by the society, and the constitution of society contains the answer to all such questions which it has itself। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन सब जो ये सभी क्वेश्चंस है जो पूछे गए हैं, जो एक सोसाइटी है ना, इस बात पे ध्यान देती है कि कौन कौन से क्वेश्चंस की, कौन कौन सी चिंताओं की बात करती है, कॉन्स्टिट्यूशन उन सबका हल करता है। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो उसे कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हैविंग अ स्पेशल लीगल एंटिटी। इसका पहला पॉइंट बना लेना, विच सेट आउट्स द फंडामेंटल फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स की बात हो रही है बार बार कि कौन से ऑर्गन्स बनाए जाएंगे, ऑर्गन्स क्या काम करेंगे, ऑर्गन्स की ड्यूटी क्या होगी। तो ये ऑर्गन्स कौन से होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों होते हैं। लेजिस्लेचर का काम होता है कि, है ना, कानून को बनाना, अमेंड करना, रिपीट करना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि उनको इम्प्लीमेंट करवाना, एग्जीक्यूट करवाना और उनको एडमिनिस्टर करना। जुडिशरी इस बात पर ध्यान देती है कि उसकी इंटरप्रिटेशन सही तरह से हो रही है कि नहीं, लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, वो अच्छी तरह से एनफोर्स हो रहे हैं कि नहीं। इट इज़ अ बेसिक और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ अ सोसाइटी और अ कंट्री कंटेन्स द बेसिक एंड फंडामेंटल फर्स्ट लॉ ऑफ कंट्री। ये कंट्री का फर्स्ट लॉ होता है, जिसको हम ग्रैंड नॉर्म ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। अगर कहीं भी पूछा जाए ना कि ग्रैंड नॉर्म कौन सा है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को ही बोलोगे। मैं ना आपको इस जो वीडियो है इसमें ना एक ज़रूरी बात बता रही हूँ कि आपको जैसे, है ना, कुछ भी जैसे आ जाए कि क्वेश्चन की क्लासिफिकेशंस क्या हैं, तो आप बस जो मैंने इस वीडियो में बताया है ना, बस आप उतना ही लिखना है। उससे उसके अलावा कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना लिख देना, सब सही होगा। इसके अलावा और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने दिया है ना, ये भी ज़्यादा ही है ना। कोई इतना ज़्यादा देगा भी नहीं, बट स्टिल नोट्स के हिसाब से अगर आप 100 याद करोगे तो 60 याद रह जाएगा। ऑर्गन्स की बात हमने कर दी है कि 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर है जो, है ना, उनको अमेंड करता है, रिपीट करता है, क्लॉज बनाता है। एग्जीक्यूटिव है, उनका ध्यान रखता है, एडमिनिस्टर करता है, एग्जीक्यूट करता है। जुडिशरी है, देखता है कि लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, इंटरप्रिटेशन पे ध्यान देता है, इन्फोर्सिएबिलिटी पर ध्यान देता है। अब क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है जो हमने, जिस पर मेन वीडियो बनाई है, क्लासिफिकेशन। सबसे पहली क्लासिफिकेशन है कि ये रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन विच इज राइट डाउन इन अ फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। इट इज़ अ फॉर्मल, अ सिंगल सोर्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ द कंट्री। ये एक ही सिंगल सोर्स होता है जो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पूरी एक कंट्री का होता है, जो, है ना, मतलब कि एक सिंगल सोर्स में होता है। अब हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है।
इससे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि इंडिया ने पूरी दुनिया से कॉन्स्टिट्यूशंस उठा कर हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में चीज़ें डाली हैं, स्पेसिफिकेशंस डाली हैं, अच्छी तरह से बनाया है। एज अ कॉन्सिक्वेंसेस इट लेज डाउन अ लिमिटेड और कंट्रोल्ड गवर्नमेंट। इसको पॉइंट बना लीजिए। अगर आपने पॉइंट में लिखना है, अगर जैसे मैंने ये लिखा है, अगर ऐसे भी लिखने ठीक है, बट मैं जैसे पॉइंट दे रही हूँ, है ना, कि आप पॉइंट बना सकते हैं लिमिटेड और कंट्रोल्ड गवर्नमेंट, उसके बाद आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन द सेंस दैट एवरी ऑर्गन ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड। जो है ना गवर्नमेंट है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें दी गई हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, उसकी लिमिटेशन से बाहर नहीं काम करेगा। The courts are regarding as an interpreter as well as a guardian of the constitution। अब कॉन्स्टिट्यूशन को की इंटरप्रिटेशन करते हैं कोर्ट्स, और उस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा भी करते हैं कि कोर्ट ध्यान देते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दी गई हैं, आर्टिकल दिए गए हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी अच्छी तरह से पालना हो रही है या नहीं। अब बात करते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट इज़ नॉट एम्बेडेड इन वन कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, इट इज़ इंटरप्रेटेड इन अ नंबर ऑफ सोर्सेज। ये अलग अलग है ना सोर्सेज से उठाया होता है, अलग अलग सोर्सेज में बंटा होता है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एक बुक की तरह है ना, एक स्पेसिफिक सोर्स है। जो अनरिटन है वो ऐसे नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, it is found in several statutes, in court decision, in common law principle and in कन्वेंशंस। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम स्टैट्यूट्स में ढूंढ सकते हैं, कोर्ट डिसीजंस में ढूंढ सकते हैं, कॉमन लॉ प्रिंसिपल में ढूंढ सकते हैं, एंड कन्वेंशंस में ढूंढ सकते हैं। जैसे कन्वेंशंस होती हैं, हम उन दूसरे है ना देशों की जो फॉरेन जजमेंट्स होती हैं उनका यूज़ करते हैं, उनके हिसाब से भी हमारे जो इंडिया में जजमेंट्स है वो ली जाती हैं। देयर इज़ नो सिंगल डॉक्यूमेंट इन इंग्लैंड विच कैन फॉर्म द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्टूडेंट इंस्ट्रक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डेट कंट्री। मतलब इंग्लैंड का जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये वाले 4 सोर्सेस से बना हुआ है, और उनका कोई एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? प्रेम्बल, उनका नहीं है। An important consequences of the absence of a written constitution is that a legislature parliament enjoys the sovereignty to make or unmake any rule। अभी यहाँ पे दिया गया था, हमने देखा था, है ना, कि यहाँ पे मैं एक बार रब कर दूँ, आपको आसानी हो जाएगी। ओह शिट, सॉरी। हाँ, यहाँ पे दिया गया था ना कि जो गवर्नमेंट है वो लिमिट में रहकर काम करती है ना, विद इन द लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड। अभी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ये फ़ायदा है कि जो पार्लियामेंट है वो है ना लेजिस्लेचर है, उनके पास अनलिमिटेड इनफिनिट सॉवरेनिटी होती है किसी है ना लॉ को बनाने की और हटाने की। यहाँ पे इनको देख के काम करना पड़ेगा, लिमिट में रह के करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं कर सकते वो, इनके पास पूरी छूट होती है जो मर्जी करें। सेकंड पर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी यूनिटरी और फेडरल। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अ यूनिटरी इफ इट सेट्स अप वन सेंट्रल गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कंसंट्रेटेड। अब एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनी होती है ना, जिसके पास सारी पावर्स होती हैं, सारी पावर्स उसके ऊपर ही कंसंट्रेट करती है, उसे कहते हैं हम यूनिटरी। बट फेडरल कौन सी होती है? फेडरल में जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है पर उसके साथ दूसरी यूनिट गवर्नमेंट्स भी होती हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट होगी, दूसरी गवर्नमेंट्स होगी, वो सभी साथ मिलकर काम करती हैं। उसके नीचे रहकर काम नहीं करती, साथ रहकर काम करती हैं। बट यूनिटरी में उनके नीचे रहकर काम करना पड़ता है। द यूनिट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बट आर कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबॉर्डिनेट नहीं होती बट कोऑर्डिनेट करती है, संभालती है। ऑल काइंड ऑफ रिलेशंस लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल अराइज बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द यूनिट गवर्नमेंट। ये सभी तरह के जो रिलेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, है ना, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनिट गवर्नमेंट्स के बीच में बनाए जाते हैं, पहले से नहीं बने होते हैं।
अब यूनिटरी में क्या होता है, जो यूनिट गवर्नमेंट्स के पास उतनी ही पावर होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें देता है। अब ये तो अपने खुद के बनाती हैं, पर इनको जितनी मिलती है उनका ही यूज़ होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि जितना मैंने इन पॉइंट्स में दिया है बस उतना ही लिखना, ज़्यादा मत करना। मैंने ये भी ज़्यादा ही दिया है आपको लगेगा जब आप लिखोगे ना, आई एम डैम श्योर कि आपका ऑलमोस्ट 7 to 8 पेजेस तो आपको भरेंगे ही भरेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इतना कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पर हम आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में बी फ्लेक्सिबल और रिजिड। कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज अ फ्लेक्सिबल इफ इट प्रोवाइड्स अ सिंपल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट एंड इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर मेकिंग लॉज। कि जो सिंपल होता है ना, उसका प्रोसीजर सिंपल होता है, प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है कि ऐसे बना लो, बस ऐसे बना लो। पर एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? रिजिड मतलब कि कठोर, जैसे कि उसमें चेंजेस करना, अमेंडमेंट्स करना, कुछ नया बनाना, है ना, मेक रूल्स, बहुत ज़्यादा टफ होता है। कि एक प्रोसीजर नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं, उसके बाद जाकर कोई एक रूल, लॉ, स्टैचू बनता है। फ्लेक्सिबल में जैसे मर्जी बना दो। Rigid is one of which requires a special, complex, more technical procedure for its amendment. For example, Indian Constitution provides that a bill for the amendment of the Constitution would be present to the पहले प्रेसिडेंट को, है ना, फिर पहले प्रेसिडेंट को पेश किया जाएगा। जब प्रेसिडेंट से पास हो जाए तो फिर वो, है ना, कि सभी हाउसों में जाएगा, यूनियन पार्लियामेंट में जाएगा, मेजॉरिटी की बात करेगा, फिर मेंबरशिप की बात करेगा, वोटिंग होगी, में जो मेजर मेजॉरिटी होगी वो, है ना, 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए। 2/3 से किन की कम नहीं होनी चाहिए? मेंबर ऑफ हाउस की। मेजर मेजॉरिटी मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट है ना, जो वोट करते हैं मेंबर ऑफ हाउस, उनकी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। जब उन्होंने मेजॉरिटी किस चीज़ में? वोटिंग में, उसके बाद वो जाकर कोई अमेंडमेंट होगी, कोई चेंजेस होगा, है ना। ये रिजिड, ये टफ, इसमें कुछ नहीं है, जैसे मर्जी कर दो, ये टफ है। फिर अगली जो, है ना, टाइप होगी, क्लासिफिकेशन होगी, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लिविंग डॉक्यूमेंट। ये कौन सी टाइप है ना। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ अ व्हीकल ऑफ अ नेशन प्रोग्रेस। अब जो नेशन है ना, अब कोई स्टेट है, उसकी जो प्रोग्रेस है उसके कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करती है। इट इज़ अ लीगल एंड सोशल डॉक्यूमेंट। इट इज़ अ ग्रैंड नॉर्म ऑफ इंडिया। Constitution is a grand norm of India, highest law of India, the highest law of a land. The Constitution is the source of all legal powers. It is intended to serve the needs of a day when it is enacted and also made the needs to changing the condition and new circumstances. A constitution does not said to be living and organic document, which of all instruments has a greatest claim to be considered broadly and liberally. Being a living organ, it is ongoing with the passage of a time, है ना, law must be changing. अब इसमें क्या बात की गई है कि जो लिविंग डॉक्यूमेंट है, अब जो एक कोई डॉक्यूमेंट बना दिया उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, जो जैसे का है वैसे ही रहेगा। बट नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसमें चेंजेस भी होंगे, अमेंडमेंट भी होगी, है ना, नए रूल भी बनाए जाएंगे जैसे सोसाइटी चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे 3 तलाक है ना, रिसेंटली जो जजमेंट आई थी 3 तलाक की, है ना, कि 3 तलाक को हटा दिया गया है, वो नया रूल बन गया। मेंटेनेंस को ऐड किया गया था कि मुस्लिम वुमेन्स को मेंटेनेंस मिल सकती है। प्रेम्बल में कोई चेंज नहीं हो सकता, नई नई डॉक्ट्रिन्स डाली गई, अमेंडमेंट हुई, 42nd अमेंडमेंट हुई, 44th अमेंडमेंट हुई, 42nd अमेंडमेंट में, है ना, प्रेम्बल को चेंज किया गया था। ऐसे जो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेड टू बी ए ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये ट्रांसफ़र हो सकता है ना, मतलब कि इसमें चेंजेस हो सकते हैं। अगले पार्ट की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ।
Constitutional law is defined as the rule which regulate the structure of the organs of the government of a state and their relationship to each other and determine their principal functions. कौन से ऑर्गन्स? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. अब है ना जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो है ना ये 3 ऑर्गन्स हैं, इनके रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है और इनके फंक्शंस को भी, कि इनका आपस में क्या रिलेशन है और इनके क्या काम होंगे, इनको तय करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. जैसे हमने पीछे बात तो की थी, ये सारे काम ही हैं. ये काम किसने तय किए हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ने. These rules are consist of both legal as well as non-legal rules. The formal rules are enforceable by the courts, while the latter rules are not enforceable. अब एक बात बताती हूँ, जो प्रेम्बल है उसको पार्ट तो माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट वो कोर्ट में इन्फोर्सिएबल नहीं है, वो हो गया नॉन इन्फोर्सिएबल. अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो इन्फोर्सिएबल है. सो आ गए कि एज लीगल जो फंडामेंटल राइट्स हो गए, नॉन लीगल रूल्स प्रेम्बल में डाल दो जो नॉन इन्फोर्सिएबल है. दोनों की बात करता है. इट इज़ अ बेसिक लॉ रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. सिंपल सी बात है कि जो गवर्नमेंट है किसी कंट्री की, किसी स्टेट की, किसी नेशन की, उनके बेसिक लॉ से रिलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. अगले पॉइंट पर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑल अदर लॉज. अब कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरे है ना लॉज के साथ क्या रिलेशन है, उनके साथ कैसे वो है ना टाई अप करता है. द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बीइंग द फंडामेंटल लॉ इज अ सेक्रेड लॉ, द विल ऑफ अ पीपल. इट इज़ अ वैलिड इन इटसेल्फ एंड इट्स वैलिडिटी कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट. कि अपने आप में वैलिड है और इनकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता. विच themselves आर क्रिएटिव ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. नो ओरिजिनल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चैलेंज्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, नॉर द कोर्ट ऑफ लॉ कैन स्ट्राइक देम डाउन. कि कोर्ट में उनको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता और कोर्ट उनको स्ट्राइक डाउन भी नहीं कर सकता किसी भी ओरिजिनल प्रोविज़न को जो पहले से ही बनी हुई है. अब इसमें हम अमेंडमेंट करके ऐड तो कर सकते हैं, पर इसकी किसी प्रोविज़न को हटा नहीं सकता कोर्ट, ना ही चैलेंज कर सकता है कोई भी इसे. इफ़ एनी ओरिजिनल प्रोविज़न इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिलीटेड, अगर कोई भी ओरिजिनल प्रोविज़न इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिलीटेड, इट कैन बी डन बाय लॉफुल एक्सरसाइज अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब कौन करेगा इसको, है ना, कौन करेगा इसको? बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर ज़रूरत पड़ गई तो उसको लॉफुल एक्सरसाइज एक प्रोसीजर के साथ पार्लियामेंट चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बीइंग फंडामेंटल लॉ इट इज़ मस्ट प्रिवेल ओवर द ऑर्डिनरी स्टैट्यूट. कि ये जो है ना ग्रैंड नॉर्म ऑफ द कंट्री है, सभी बाकी स्टैट्यूट्स हैं उनके ऊपर है ना यही प्रिवेल करता है. अगर किसी दूसरे स्टैट्यू की बात हो रही होगी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही होगी तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को पहल मिलेगी, दूसरों को नहीं. द वैलिडिटी ऑफ ऑल अदर लॉज इज डज डिटरमाइंड इन द टच स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो वैलिडिटी है दूसरे कानूनों की, स्टैट्यूट्स की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही देखी जाएगी कि हाँ ये वैलिड है कि नहीं. The courts have the power to declare law unconstitutional if the law is found to have contravention any provisions of the constitution. अगर कोई लॉ, कोई भी स्टैचू, कोई भी है ना प्रोविज़न बनी हुई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविज़न को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना, उसके साथ कन्फ्लिक्ट कर रही है, तो कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सही है, जो ये नया कानून बना है ना ये गलत है. बस इतने ही थे. क्लासिफिकेशन में पहला तो ये रिटन हो सकता है, अनरिटन हो सकता है. रिटन हमारे इंडिया का है, अनरिटन है ग्रेट ब्रिटेन का, इंग्लैंड का कह सकते हो, है ना. अनरिटन में है ना पार्लियामेंट के पास, लेजिस्लेचर के पास अनलिमिटेड पावर होती है, बट रिटन में लिमिटेड पावर होती है.
यूनिटरी एंड फेडरल, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मेन होती है, इसमें दोनों में आपसी रिलेशन होता है, दोनों आप एक साथ काम करते हैं। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, फ्लेक्सिबल में कोई भी चेंजेस किए जा सकते हैं, रिजिड में एक प्रोसीजर होता है, पहले प्रेसिडेंट से फिर वोटिंग होती है हाउस ऑफ पीपल में। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जैसे जैसे समय चलता है वैसे वैसे इसमें चेंजेस आते हैं। ये नहीं है कि हाँ भी पहले की प्रोविज़न बनी हुई थी वैसे ही रहेगी, नहीं जी ये चेंज नहीं होएगी, है ना। ज़माना चाहे सदियों आगे चले जाए, नहीं, जैसे ज़माना रहेगा जैसे चीज़ें रहेंगी वैसे ही इसमें चेंजेस हो गए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स की बात करता है, ऑर्गन्स को हैंडल करता है, किसी है ना नेशन के लॉ को हैंडल करता है। कॉन्स्टिट्यूशन को हाईएस्ट लॉ माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और दूसरे लॉ, है ना, इसको सबसे ऊपर माना जाता है। अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया जाता है। हर एक दूसरे लॉज की वैलिडिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर ही डिटरमाइन की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को ही सबसे ऊपर माना जाता है ऑर्डिनरी लॉज से। बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।